मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमने वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करने का एक मेथड, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। और ट्रेडिशनल मेथड हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, और मैंने आपको कहा था कि ट्रेडिशनल मेथड में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमने एक टाइप के क्वेश्चन को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। आज हम कंप्लीट करेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चन और थर्ड टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल का जो ट्रेडिशनल मेथड है, ये क्या कहता है कि वर्किंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में हम इंक्लूड करते हैं रॉ मटेरियल स्टॉक को, WIP स्टॉक को, फिनिश गुड्स स्टॉक को, डेटर्स को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को, कैश बैलेंस को, इन सबको हम करंट एसेट्स में इंक्लूड करते हैं। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स को और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम जनरली करंट लायबिलिटी में कवर करते हैं। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। टोटल बेसिस और कैश कॉस्ट बेसिस दो तरीके होते हैं। टोटल बेसिस में हम डेटर का वैल्यूएशन सेलिंग प्राइस पे करते हैं। WIP और फिनिश गुड्स के स्टॉक में हम डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करते हैं वैल्यूएशन में। बट कैश कॉस्ट बेसिस में WIP के स्टॉक के वैल्यूएशन में और फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन के स्टॉक में वैल्यूएशन में हम डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं। और जब हम डेटर का वैल्यूएशन करते हैं तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन दोनों को हटाकर उसका वैल्यूएशन करते हैं। 3 जगह पर डिफरेंस आता है, WIP स्टॉक, फिनिश गुड्स स्टॉक और डेटर्स। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें क्वेश्चन को कैश कॉस्ट बेसिस पे ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जिसमें हमें यूनिट्स दे रखी होती है और हमें टाइम पीरियड और कॉस्ट पर यूनिट की डिटेल दे रखी होती है। हर एक करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का टाइम पीरियड दे रखा होता है और उसके हिसाब से हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को कैलकुलेट करना होता है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन, और आज ही हम कंप्लीट करेंगे थर्ड टाइप के क्वेश्चन। मतलब ये जो वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करने का जो टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, वो फर्स्ट टॉपिक आज हम एंड कर देंगे। ठीक है, चलिए सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिर इसको कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। XYZ Cement Limited sells its product on a gross profit of 20% on sales. GP रेट जो दे रखी है वो सेल्स का 20% है। The following information is extracted from its annual accounts for the year ended 31st March 2013. अब आपको एक साल के एक्सपेंडिचर और सेल्स की डिटेल दे रखी है। ठीक है, जीपी की रेट क्या दे रखी है? सेल्स का 20%। सेल्स ब्रैकेट में दे रखा है 3 मंथ क्रेडिट, मतलब हम डेटर को जो टाइम पीरियड देते हैं वो 3 मंथ का है, और हमें सेल्स दे रखी है पूरे एक साल की 40 लाख रुपीस। रॉ मटेरियल की कॉस्ट 12 लाख रुपए, वेजेज पेड 9,60,000 और वेजेज 15 दिन की आउटस्टैंडिंग है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 12 लाख और 1 मंथ के ये आउटस्टैंडिंग है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 480 और ये भी 1 मंथ के आउटस्टैंडिंग है। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस 2 लाख, ये हाफ ईयरली एडवांस है, मतलब प्रीपेड। कंपनी एंजॉय 1 मंथ क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के सप्लायर से हमें 1 महीने का टाइम मिलता है। एंड मेंटेन 2 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड 1.5 मंथ फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल का स्टॉक 2 महीने के बराबर और फिनिश गुड्स का स्टॉक 1.5 मंथ के बराबर। ठीक है, कैश बैलेंस इज मेंटेन एट ₹1 लाख एज ए प्रिकॉशनरी बैलेंस। कैश बैलेंस हमें दे रखा है विच इज 1 लाख रुपए। एज्यूमिंग ए 10% मार्जिन, वो जो सेफ्टी मार्जिन है जो हम वर्किंग कैपिटल जो A-B कैलकुलेट करते हैं उसमें हमें 10% का सेफ्टी मार्जिन ऐड करना है। फाइंड आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ XYZ सीमेंट लिमिटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहां पर हमें ना तो कॉस्ट पर यूनिट की डिटेल दे रखी है और ना ही हमें यहां पर यूनिट्स की डिटेल दे रखी है, दोनों ही डिटेल क्वेश्चन में नहीं है। तो ये जो यहां पर जो डिटेल दे रखी है, जैसे हमें सेल्स पूरे साल भर की दे रखी है, हमें सारे एक्सपेंडिचर 1 साल के दे रखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत इजी तरीका है, मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है। अच्छा, क्वेश्चन में कहीं भी क्या डेप्रिसिएशन की डिटेल है? नहीं है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन है ही नहीं। तो डेप्रिसिएशन तो है नहीं,
एक्सपेंडिचर में रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, वेजेज है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना है इस टाइप के क्वेश्चन में। कैसा वर्किंग नोट बनाना है, चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले आपको बनाना है वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, हमारी सेल्स कितनी है? हमारी सेल्स है 40 लाख रुपीस की। अगर मैं सेल्स में से जीपी माइनस कर देता हूं, जीपी की रेट क्या है? जीपी की रेट है सेल्स का 20%। अगर मैं सेल्स में से जीपी माइनस करता हूं, जीपी 20% है, तो 40 लाख का 20% होता है 8 लाख। तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगी। सेल्स माइनस जीपी इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब टोटल कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है इसमें मटेरियल की कॉस्ट कवर हो गई, लेबर की कॉस्ट कवर हो गई और फैक्ट्री के ओवरहेड कवर हो गए। मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंडिचर होते हैं वो तीनों कवर हो गए, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब इसमें अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग ओवरहेड जुड़े हुए नहीं है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस को भी ऐड कर दूं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दूं, तो मुझे यहां मिल जाएगी टोटल कॉस्ट। मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने हैं? 4,80,000 इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इक्वल्स टू रुपीज 2 लाख। तो यहां पर मुझे मिल जाएगी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट विच इज 38,80,000। मुझे सेल्स दे रखी है, सेल्स कितनी दे रखी है? 40 लाख की सेल्स दे रखी है। तो मुझे यहां मिल जाएगा नेट प्रॉफिट, और मेरा नेट प्रॉफिट होगा 1,20,000। 1,20,000 रुपए मेरा नेट प्रॉफिट होगा, करेक्ट। अच्छा, अब यहां पर मैं इस वर्किंग नोट को बनाने के बाद बना देता हूं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का मैं बना देता हूं यहां पर स्टेटमेंट। एक वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा। सेल्स में से जीपी माइनस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगी टोटल कॉस्ट। सेल्स में से उसको माइनस करके आप निकाल लोगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा वर्किंग नोट नहीं है, बहुत छोटा सा वर्किंग नोट है। अब हम यहाँ पर वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का स्टेटमेंट बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? करंट एसेट्स, राइट। तो यहाँ लिखते हैं ए पॉइंट करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में हम जनरली सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? रॉ मटेरियल स्टॉक को, रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल का स्टॉक रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है। किस पे कैलकुलेट होता है? रॉ मटेरियल का स्टॉक रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है। अच्छा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर एनम 12 लाख रुपीज है, 12 लाख रुपए। और रॉ मटेरियल का स्टॉक रखना कितना है? रॉ मटेरियल का स्टॉक 2 मंथ के इक्वल रखना है। तो अब इसको इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? रॉ मटेरियल की कॉस्ट एक साल की कितनी? 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, ये सीधे सीधे रॉ मटेरियल का स्टॉक आ जाएगा। मतलब अब तो यूनिट्स वाला लफड़ा भी नहीं है। अब तो क्या करना है आपको? रॉ मटेरियल का स्टॉक किस पे निकालना है? रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे निकालना है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट 12 लाख है और रॉ मटेरियल का स्टॉक 2 महीने के बराबर है। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया आपका 2 लाख रुपीस। WIP के स्टॉक के बारे में क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब है ही नहीं। अच्छा, अगर WIP स्टॉक के बारे में कोई टाइम पीरियड वगैरह नहीं दिया हुआ है, मतलब है भी नहीं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फिनिश गुड्स का स्टॉक है, फिनिश गुड्स का स्टॉक दे रखा है हमें 1.5 मंथ के बराबर। फिनिश गुड्स का स्टॉक कहाँ किस पे कैलकुलेट करते हैं? हम फिनिश गुड्स का स्टॉक कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। किस पे करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 32 लाख। किस पे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। तो 32 लाख डिवाइडेड बाय 12
मल्टीप्लाई बाय 1.5 इक्वल्स टू 4 लाख। अच्छा, WIP स्टॉक वैसे दे नहीं रखा है, अगर दे रखा होता तो हम क्या करते, रॉ मटेरियल को लेते 100%, लेबर का लेते 50% और फैक्ट्री ओवरहेड का लेते 50%, उस पर हम WIP स्टॉक का वैल्यूएशन करते। जैसे मान लो अगर इस क्वेश्चन में दे रखा होता कि WIP स्टॉक इज इक्वल टू 1 मंथ, तो आप क्या करते, रॉ मटेरियल की कॉस्ट एक साल की कितनी है, 12 लाख रुपए, रॉ मटेरियल की कॉस्ट 12 लाख, प्लस वेजेज का आप हाफ ले लो, वेजेज कितनी है 960, उसका हाफ होता है 480, और फैक्ट्री ओवरहेड 12 लाख है, उसका भी हाफ ले लो 6 लाख। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन में भी नहीं आएंगे और WIP के स्टॉक के वैल्यूएशन में भी नहीं आएंगे। तो आपका टोटल अमाउंट बना 22,80,000। इसमें आप 12 का डिवाइड करोगे और अगर WIP स्टॉक एक महीने के बराबर है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो मटेरियल 100% लेना है, वेजेज का हाफ लेना है, फैक्ट्री ओवरहेड का हाफ लेना है, या फिर क्वेश्चन में कुछ परसेंटेज आपको दे रखे हैं WIP के, तो फिर उतने परसेंटेज आपको वो खर्चा लेना है। अगर होता तो, है नहीं तो ठीक है। चलिए, फिनिश गुड्स का स्टॉक हो गया। अब हम यहाँ लेते हैं डेटर। हम डेटर में क्या करते थे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करते थे, डेप्रीसिएशन को माइनस करते थे, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहीं डेप्रीसिएशन तो है नहीं, तो सेल्स में से आप नेट प्रॉफिट को माइनस करोगे तो क्या बनेगी, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट पे वैल्यूएशन होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, वैसे तो सेल्स कितनी 40 लाख, नेट प्रॉफिट कितना 1,20,000, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3। डेटर का टाइम पीरियड सेल्स के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 मंथ क्रेडिट, 38,80,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 9,70,000। डेटर 9,70,000। प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, हमारा जो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है वो प्रीपेड है, वो हाफ ईयरली प्रीपेड है। तो कैसे करेंगे, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस हमारा हो गया एक साल का 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ का प्रीपेड हो गया, विच इज ₹1 लाख। और कैश बैलेंस हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कैश बैलेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1 लाख रुपीज। तो यहां लिख देते हैं कैश बैलेंस विच इज 1 लाख, और ये हमारी टोटल करंट एसेट्स हमें मिल जाएगी। टोटल ए 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 1570, 1670 और 17,70,000, ये हमारी करंट एसेट्स, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी में हम कैलकुलेट करते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का टाइम पीरियड हमें दे रखा है 1 मंथ, और क्रेडिटर किसके होते हैं, क्रेडिटर होते हैं रॉ मटेरियल के। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 12 लाख रुपए, और क्रेडिटर 1 मंथ के इक्वल है। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, इट इज 1 लाख रुपीज। वेजेज आउटस्टैंडिंग है 15 डेज, तो आउटस्टैंडिंग वेजेज कैसे कैलकुलेट करोगे, वेजेज 9,60,000 पूरे एक साल की है और 15 डेज की आउटस्टैंडिंग है, तो 9,60,000 वेजेज डिवाइडेड बाय 360, क्योंकि डेज में दे रखा आउटस्टैंडिंग, मल्टीप्लाई बाय 15 डेज। 360 हम यहाँ जनरली ट्रेडिशनल अप्रोच में क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हुआ है तो भी हम 1 ईयर इक्वल टू 360 डेज एज्यूम कर सकते हैं, और ये एजम्पशन हम स्टेटमेंट के बाद में लिख देंगे, एजम्पशन 1 ईयर इक्वल टू 360 डेज। तो 9,60,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू 40,000 आउटस्टैंडिंग वेजेज। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के आगे भी लिखा हुआ है ये आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एक साल का कितना है 12 लाख रुपए, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 मंथ आउटस्टैंडिंग, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1 लाख आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। फिर आउटस्टैंडिंग सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी आउटस्टैंडिंग है 1 मंथ,
4,80,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 40,000 और ये हमें मिल गई हमारी करंट लाइबिलिटी। टोटल बी 2,80,000 वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी 17,70,000 माइनस 2,80,000 इट इज 14,90,000। इसमें हम ऐड करेंगे सेफ्टी मार्जिन जो यहां दे रखा है 10% प्लस सेफ्टी मार्जिन इट इज 1,49,000। 14,90,000 प्लस 1,49,000 इक्वल्स टू 16,39,000। ये हमारी वर्किंग कैपिटल हो गई, वर्किंग कैपिटल। तो हमें यहां पर यूनिट्स नहीं दे रखी है, ना कॉस्ट पर यूनिट है, बट हमें सीधे सीधे एक साल के एक्सपेंडिचर का अमाउंट, सेल्स का अमाउंट, ये सीधा सीधा एक साल का दे रखा है, तो डायरेक्टली कैलकुलेट करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि किसकी कैलकुलेशन कौन से अमाउंट पे करनी है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, दो में स्पेशल आपको ध्यान रखना है, एक तो फिनिश गुड्स का स्टॉक और एक डेटर। फिनिश गुड्स के स्टॉक का वैल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड काम में लेनी है और डेटर के वैल्यूएशन में सेल्स माइनस नेट प्रॉफिट। अगर डेप्रिसिएशन है तो सेल्स माइनस नेट प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। और जैसे क्रेडिटर है, इसका वैल्यूएशन सीधा रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है कोई भी, चाहे वेजेज आउटस्टैंडिंग हो, चाहे वो फैक्ट्री ओवरहेड आउटस्टैंडिंग हो, कोई भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होगा तो उस एक्सपेंसेस का जो एक साल का अमाउंट है उस पर उसके आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड की कैलकुलेशन हो जाएगी। कैश बैलेंस जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, रॉ मेटेरियल का स्टॉक रॉ मेटेरियल की कॉस्ट पे ही कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। करते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक्स लिमिटेड गुड्स सेल्स गुड्स एट ए जीपी ऑफ 20%। देखो फिर से आपको जीपी की रेट दे रखी है, इट इज 20%। इट इंक्लूड डेप्रीसिएशन एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए लिखा हुआ है कि डेप्रीसिएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जुड़ा हुआ है। यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक तरीके से सेम है, अगर स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग की डिटेल नहीं हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूडेड है डेप्रीसिएशन, ऐसा ये कह रखा है। मतलब डेप्रीसिएशन है जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जुड़ा हुआ है। फॉलोइंग फिगर फॉर द 12-month पीरियड एंडिंग 31 December 2013 आर गिवन टू इनेबल यू टू ascertain the requirement of working capital of the company on a cash cost basis. In your working, you are required to assume that a safety margin of 15% will be maintained. Safety margin add करना है सबसे लास्ट में 15%. Cash is to be held to the extent of 50% of current liability. Cash current liability का 50% होगा। इसका मतलब है कैश की कैलकुलेशन करंट लायबिलिटी की कैलकुलेशन करने के बाद होगी। रॉ मटेरियल का स्टॉक और फिनिश गुड्स का स्टॉक एक महीने के बराबर हम मेंटेन करते हैं। सेल्स 27 लाख और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 मंथ क्रेडिट। रॉ मटेरियल 6,75,000 2 मंथ की क्रेडिट सप्लायर से हमें मिलती है। वेजेज 540 पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब एक महीने का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। अब सबसे अच्छा पॉइंट इस क्वेश्चन का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, फिर लिखा हुआ है ब्रैकेट में 1 मंथ आउटस्टैंडिंग। मतलब ये जो 60,000 दे रखा है ये पूरे एक साल के एक्सपेंडिचर का अमाउंट नहीं दे रखा है, ये आपको आउटस्टैंडिंग का अमाउंट दे रखा है। और आउटस्टैंडिंग इज इक्वल टू 1 मंथ, आउटस्टैंडिंग इज इक्वल टू 1 मंथ। मतलब ये जो 60,000 है इट इज आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग एक महीने के बराबर होता है। इसका मतलब है एक साल का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 60,000, ये एक महीना के बराबर है, तो 12 महीने के बराबर 60,000 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 7,20,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट एक साल का होगा 7,20,000 रुपीज, जिसमें से एक महीने का आउटस्टैंडिंग है विच इज 60,000 रुपीज, और हमें यहाँ आउटस्टैंडिंग दे रखा है 60,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 180 1 मंथ आउटस्टैंडिंग। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस 90,000 क्वार्टरली इन एडवांस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अब हमें यहाँ पर 2 वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। 2 क्यों, बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगा कि 2 वर्किंग नोट क्यों बनाने पड़ेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले तो देखो हमें ऊपर फर्स्ट टाइम में लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डेप्रीसिएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूडेड है, बट क्या डेप्रीसिएशन का अमाउंट दे रखा है?
नहीं दे रखा। डेप्रीसिएशन कितना है वो दे रखा है, नहीं दे रखा। तो हमें सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि डेप्रीसिएशन कितना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल्स हमारी कितनी है? हमारी सेल्स है 27 लाख रुपीस। इसमें से हम माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट की जो रेट है वो है 20%। तो 5,40,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। रिजल्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी 21,60,000 हो गई। करेक्ट। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एक एक्सपेंडिचर होता है मटेरियल की कॉस्ट, एक एक्सपेंडिचर होता है लेबर की कॉस्ट, एक एक्सपेंडिचर होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और एज पर क्वेश्चन इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो देखो मटेरियल की कॉस्ट 6,75,000 है, लेबर की कॉस्ट 5,40,000 है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 7,20,000 है, और जो बच गया वो डेप्रिसिएशन है। 21,60,000 में से माइनस करते हैं 6,75,000, माइनस करते हैं 540, माइनस करते हैं 7,20,000, तो बच गया 225। ये हमारा हो गया डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर 2,25,000। तो एक वर्किंग नोट से हमें ये पता चल गया कि हमारा डेप्रिसिएशन कितना है। अब हम बात करते हैं सेकंड वर्किंग नोट की। सेल्स 27 लाख, लेस करेंगे जीपी 540, तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 21,60,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 21,60,000, इट इंक्लूड डेप्रीशिएशन रुपीज 2,25,000। ये जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इसमें 2,25,000 रुपए का डेप्रीशिएशन शामिल है। ठीक है। इसके बाद में इसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,80,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 90,000। ठीक है। तो इसमें 180 हम ऐड कर देते हैं, इसमें 90,000 भी हम ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगी? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमें मिल जाएगी 2160 प्लस 180 प्लस 90,000, इट इज 24,30,000। हमारी सेल्स कितनी है? 27 लाख है। सेल्स हमारी 27 लाख है, तो हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा 2,70,000। 2,70,000 का नेट प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। एंड नाउ वी हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, चलिए बना लेते हैं अब स्टेटमेंट और वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट कर लेते हैं। बस एक वर्किंग नोट आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ा जिसमें हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना पड़ा। रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, सबसे पहले करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में हम स्टार्ट करते हैं रॉ मटेरियल स्टॉक से। रॉ मटेरियल स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक हमें यहाँ पॉइंट नंबर सी में दे रखा है। रॉ मटेरियल का स्टॉक और फिनिश गुड्स का स्टॉक दोनों एक महीने के बराबर। ठीक है। तो रॉ मटेरियल का स्टॉक, अच्छा रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 6,75,000।
6,75,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 56,250। ये हमारा रॉ मेटेरियल का स्टॉक हो गया। ठीक है, इसके बाद में हमें देखो WIP स्टॉक के बारे में फिर से इस क्वेश्चन में भी कोई डिटेल नहीं है, तो मतलब है ही नहीं। फिनिश गुड्स का स्टॉक, फिनिश गुड्स स्टॉक वो भी 1 महीने के बराबर। फिनिश गुड्स का स्टॉक इस पे कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या इंक्लूडेड है? डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है। तो डेप्रीसिएशन हटाकर तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कितनी? 21,60,000 है। इसमें 2,25,000 का डेप्रीसिएशन शामिल है, उसको हटा दिया, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1। 21,60,000 माइनस 2,25,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 161,250 इट इज फिनिश गुड्स स्टॉक। फिर हम लेते हैं डेटर। डेटर का वैल्यूएशन क्या करेंगे? सेल्स में से नेट प्रॉफिट माइनस करेंगे और डेप्रीसिएशन भी माइनस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन नहीं था, बट इस क्वेश्चन में तो है। 27 लाख की हमारी सेल्स है, उसमें 225 डेप्रीसिएशन हटाएंगे और 2,70,000 हम प्रॉफिट को भी हटा देंगे, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय सेल्स के आगे लिखा हुआ है 2 मंथ क्रेडिट, तो हमें यहां पर मल्टीप्लाई करना है 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2। 27 लाख माइनस 225 माइनस 2,70,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, 367,500 इज डेटर। डेटर के बाद हम आगे चलते हैं प्रीपेड सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस के आगे लिखा हुआ है ये क्वार्टरली एडवांस है। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? 3 मंथ। 3 मंथ का एडवांस है और इसका 1 साल का अमाउंट कितना है? 90,000। तो 90,000 और 3 मंथ का प्रीपेड है, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 22,500। और कैश बैलेंस ये बाद में कैलकुलेट होगा, क्योंकि कैश बैलेंस है वो करंट लायबिलिटी से कैलकुलेट होगा। तो पहले करंट लायबिलिटी कैलकुलेट होगी, फिर कैश कैलकुलेट होगी। चलिए ठीक है, अब हम लेते हैं सेकंड नंबर पॉइंट पे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, इसमें लेते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स यहां पर हमें दे रखे हैं, अगर आप रॉ मेटेरियल के आगे देखोगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है सप्लायर क्रेडिट 2 मंथ, सप्लायर क्रेडिट 2 मंथ। और क्रेडिटर किस पे कैलकुलेट होता है? रॉ मेटेरियल की कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है। 6,75,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज 1,12,500। देन आउटस्टैंडिंग वेजेज लिखा हुआ है, वेजेज नेक्स्ट मंथ पे करते हैं, इसका मतलब है वेजेज 1 महीने की आउटस्टैंडिंग है। 5,40,000 आपको 1 साल का अमाउंट दे रखा है, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इट इज 45,000। आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग ही दे रखी है, 60,000 आउटस्टैंडिंग है। और आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो कि 1 मंथ का आपको आउटस्टैंडिंग दे रखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का अमाउंट है 1,80,000। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इट इज 15,000। और यहां पर आ जाएगी इसकी टोटल बी 1,12,500 प्लस 45,000 प्लस 60,000 और प्लस 15,000, 232,500। फिर इसमें हम करते हैं वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, इसमें ऐड करेंगे सेफ्टी मार्जिन, तो ये आ जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल का नेट आंसर।
अच्छा, ये जो 232,500 है, इसका कितना परसेंटेज कैश है? करंट लाइबिलिटी का 50% कैश है, तो 232,500 मल्टीप्लाई बाय 50%, ये हमें मिल जाएगा कैश का अमाउंट 116,250। नाउ करंट एसेट्स की टोटल, $7,23,750, इसमें से माइनस करेंगे 232,500, 491,250, 491,250, इसमें सेफ्टी मार्जिन को ऐड करेंगे। सेफ्टी मार्जिन कितना है? सेफ्टी मार्जिन हमें दे रखा है 15%, तो 491,250 का 15%, 73688, 73688, तो वर्किंग कैपिटल 5,64,938। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब इसी टाइप का, मतलब ये जो हम ट्रेडिशनल अप्रोच में जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, टोटल 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये है सेकंड टाइप के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। फिर हम करेंगे थर्ड टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके एग्जाम में आ चुका है मई 2011 के एग्जाम में। The management of MNP Company Limited is planning to expand its business and consult you to prepare an estimated working capital statement following annual information given. Domestic sales 1 month credit, डोमेस्टिक सेल्स में 1 महीने की क्रेडिट, और एक्सपोर्ट सेल्स में 3 महीने की क्रेडिट। मतलब यहां पर 2 डेटर कैलकुलेट होंगे, एक डोमेस्टिक सेल्स के डेटर और एक एक्सपोर्ट सेल्स के डेटर, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है। अच्छा, एक्सपोर्ट सेल्स में जो सेलिंग प्राइस होती है वो डोमेस्टिक जो सेलिंग प्राइस है उससे 10% कम है। एक्सपोर्ट में जो सेलिंग प्राइस है वो डोमेस्टिक प्राइस से 10% कम है। ये तो आपको सेल्स 2 दे रखी है, एक तो डोमेस्टिक सेल्स और एक दे रखी है आपको एक्सपोर्ट सेल्स। फिर आपको वैसे एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, मटेरियल, वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, और कितना कौन सा आउटस्टैंडिंग है, कौन सा प्रीपेड है, वो सब डिटेल दे रखी है, जैसे लास्ट 2 क्वेश्चन में दी थी। इनकम टैक्स पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट, 1 फॉल इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। 2,25,000 इनकम टैक्स है जो कि 4 इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट कराना है, और 1 इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जमा कराएंगे, मतलब 1 इंस्टॉलमेंट हो जाएगी आउटस्टैंडिंग। तो 2,25,000 ये 4 इंस्टॉलमेंट है, 1 इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? 2,25,000 में डिवाइड करेंगे 4 का, मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, तो हमें 1 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पता चल जाएगा जो कि आउटस्टैंडिंग होगी एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि वो हम नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। द कंपनी की 1 मंथ, अच्छा ये इनकम टैक्स पेबल कहाँ आएगा? करंट लाइबिलिटी में आएगा। मैंने आपको कहा था कि वैसे तो क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, बट अगर कोई और करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटी की डिटेल आपको क्वेश्चन में दे रखी है तो फिर आपको उसको लिखना है। द कंपनी की 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल का स्टॉक 1 महीना, फिनिश गुड्स का स्टॉक 1 महीना, एंड बिलीव इन कीपिंग ₹2 लाख अवेलेबल टू इट, मतलब 2.5 लाख रुपए का कैश बैलेंस रखना है, बट हमारे पास ओवरड्राफ्ट लिमिट है 75,000 की, मतलब हम बैंक से ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो 75,000 की। तो हमें 2.5 लाख का कैश बैलेंस रखना है, मगर 2.5 लाख का कैश बैलेंस रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अगर रिक्वायरमेंट होगी तो ओवरड्राफ्ट में से पैसे ले लेंगे। तो हमें कैश बैलेंस कितना रखना है? 2,50,000 माइनस 75,000, हमें कैश बैलेंस रखना है 1,75,000, क्योंकि हमारे पास ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो ओवरड्राफ्ट में से पैसा उठा लेंगे। तो हमें कैश बैलेंस रखना है केवल 1,75,000 का। जीपी की रेट डोमेस्टिक सेल्स पे 20% है, जीपी की रेट डोमेस्टिक सेल्स पे 20% है, मगर एक्सपोर्ट सेल्स पे 20% नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट सेल्स में जो सेलिंग प्राइस है वो डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस से कम है, तो वहां पर जीपी की रेट भी कम होगी। इग्नोर डब्ल्यूआईपी, चलो भूल गए, डब्ल्यूआईपी है ही नहीं इस क्वेश्चन में भी, और डेप्रीसिएशन को भी इग्नोर करना है। मैनेजमेंट इज आल्सो ऑफ द ओपिनियन टू मेक 12% मार्जिन फॉर कॉन्टीजेंसी, सेफ्टी मार्जिन ऑन कंप्यूटेड फिगर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट
फॉर द नेक्स्ट ईयर, सबसे पहले यहां पर हमें बनाने होंगे दो वर्किंग नोट। क्या? जीपी रेट, जीपी रेट डोमेस्टिक पे, डोमेस्टिक सेल्स पे और एक्सपोर्ट सेल्स पे। देखिए, अगर मान लो मैं सेलिंग प्राइस को 100 रुपए एज्यूम कर लूं, मान लो डोमेस्टिक सेल्स में मेरी सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है, तो यहां पर डोमेस्टिक में जीपी की रेट क्या है? 20%। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 80% होगा डोमेस्टिक में, करेक्ट? ये हो गया आपका 80%। तो जीपी आपका कितना हो गया? आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 20, और जीपी रेट क्या हो गई? 20%। जीपी रेट हो गई आपकी 20%। जीपी रेट इक्वल्स टू 20%, करेक्ट? मगर जो एक्सपोर्ट सेल्स है उसमें जो सेलिंग प्राइस है वो डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस से 10% कम है। मतलब अगर डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस 100 रुपए, तो एक्सपोर्ट में आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 90 रुपीज। और मगर जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो तो 80 रहेगा, सेलिंग प्राइस कम की है, कॉस्ट थोड़ी ना कम होगी, तो कॉस्ट 80 रहेगी। इसका मतलब आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 10 रुपए। और अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट की रेट निकालो तो ग्रॉस प्रॉफिट 10 रुपए, सेलिंग प्राइस 90 रुपीज, तो जीपी रेट 10 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, आपकी जीपी रेट हो गई 11.1111%। इट इज जीपी रेट। अब सेकंड वर्किंग नोट बना, डोमेस्टिक सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स और टोटल सेल्स। डोमेस्टिक सेल्स हमें दे रखी है 24 लाख रुपीस और एक्सपोर्ट सेल्स दे रखी है 10,80,000। डोमेस्टिक सेल्स 24 लाख और एक्सपोर्ट सेल्स 10,80,000, और ये दोनों की टोटल होती है 34,80,000। इसमें से माइनस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जीपी रेट डोमेस्टिक में कितनी है? 20%। तो 4,80,000 हमारा जीपी हो गया डोमेस्टिक में, तो 19,20,000 डोमेस्टिक की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और एक्सपोर्ट सेल्स 10,80,000 मल्टीप्लाई बाय 11.1111%, तो यहां पर होगा 1,20,000 का जीपी। तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपोर्ट सेल्स में हो जाएगी 9,60,000। टोटल जीपी आपका हो गया 6 लाख और आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई 28,80,000। अच्छा, आगे एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग तो दिए हुए हैं, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग को हम डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट सेल्स पे अलग अलग करने के लिए कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये स्टेटमेंट अब इतना ही बनेगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये हम कर रहे हैं अभी सेकंड टाइप के क्वेश्चन, फिर हम करेंगे थर्ड टाइप के क्वेश्चन, और हमारा ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एंड हो जाएगा। इस चैप्टर में और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, तो अभी ये जो फर्स्ट टॉपिक है वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करना वो कंप्लीट होगा। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना है? रॉ मटेरियल का स्टॉक आपको दे रखा है 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स का भी 1 मंथ है। और रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 9 लाख रुपीज, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1
इट इज 75,000। देन फिनिश गुड्स का स्टॉक, रॉ मटेरियल का WIP का स्टॉक है नहीं, फिनिश गुड्स का स्टॉक इस पे कैलकुलेट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, और हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 28,80,000। डेप्रीसिएशन है नहीं क्वेश्चन में। 28,80,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1। 28,80,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, इट इज 2,40,000। फिनिश गुड्स का स्टॉक 2,40,000। इसके बाद में हम लेते हैं डेटर्स डोमेस्टिक सेल्स। डोमेस्टिक सेल्स वाले डेटर लेते हैं। यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है डोमेस्टिक सेल्स के, डोमेस्टिक सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 19,20,000, और यहाँ पर हम टाइम पीरियड देते हैं डोमेस्टिक सेल्स में 1 मंथ। तो 19,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1। 19,20,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, इट इज 1,60,000। 1,60,000 आपका डोमेस्टिक सेल्स के डेटर हो गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक्सपोर्ट सेल्स वाले डेटर, डेटर एक्सपोर्ट सेल्स, वहां पर हम क्या टाइम पीरियड देते हैं, वहां पर हम टाइम पीरियड देते हैं 3 मंथ का, और यहाँ की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है 9,60,000। तो 9,60,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 2,40,000। 2,40,000 हमारे एक्सपोर्ट सेल्स के डेटर हो गए। फिर हम इसके बाद में यहां पर लेते हैं कैश बैलेंस। कैश बैलेंस 2,50,000 में से माइनस करेंगे 75,000 जो कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हमें दे रखी है, तो 1,75,000 हमारा कैश बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद में प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस यहाँ क्वार्टरली एडवांस दे रखा है 1,50,000, तो यहां लिखेंगे प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, हमें यहां सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस दे रखा है 1,50,000, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 37,500। और इसके अलावा हमारे पास और कोई करंट एसेट्स नहीं है, तो यहां पर कर देते हैं हम टोटल ए। 75,000 हमारा रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया, 2,40,000 हमारा फिनिश गुड्स का स्टॉक हो गया, 160, 240, 175 एंड 37,500, इट इज टोटल 9,27,500। और अब हम कैलकुलेट करते हैं करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज हमारे पास बहुत सारी है, बहुत सारी करंट लाइबिलिटीज। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रेडिटर से। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर हमें मटेरियल के आगे ब्रैकेट में दे रखा है मटेरियल सप्लायर क्रेडिट 2 मंथ, और मटेरियल की कॉस्ट 1 साल की है 9 लाख रुपीस। तो हम करेंगे 9 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 1,50,000। 1,50,000 के हमारे क्रेडिटर्स हो गए। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग वेजेज, वेजेज हमें आउटस्टैंडिंग दे रखी है हाफ मंथ, और वेजेज की कॉस्ट है 7,20,000। तो 7,20,000 में डिवाइड करेंगे 12 का, मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 का। 7,20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 30,000 आउटस्टैंडिंग वेजेज। फिर हम कैलकुलेट करेंगे आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यहां पर हमें दे रखे हैं 1080, और ये 1 मंथ आउटस्टैंडिंग है, तो 10,80,000। 10,80,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1। 10,80,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इक्वल्स टू 90,000, इट इज आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का अमाउंट हमें दे रखा है 2,40,000, और ये 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, इट इज 20,000। और सबसे लास्ट
इनकम टैक्स पेबल। इनकम टैक्स पेबल हमें दे रखा है 2,25,000, ये 4 इंस्टॉलमेंट में है, जिसमें से एक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नेक्स्ट ईयर करेंगे तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। 2,25,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 156,250, और हमें क्या मिल जाएगी? हमें मिल जाएगी करंट लायबिलिटी की टोटल बी। 1,50,000 के हमारे क्रेडिटर्स हो गए, 30,000 प्लस 90,000 प्लस 20,000 प्लस 56,250 इक्वल्स टू 346,250। देन वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, 927,500 माइनस 346,250, वर्किंग कैपिटल 581,250। अब हमें यहां पर रखना है मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन, और फिर हमें मिल जाएगा फाइनल आंसर। वर्किंग कैपिटल सेफ्टी मार्जिन कितना रखना है? सेफ्टी मार्जिन यहां हमें दे रखा है 12%, तो 581,250 का 12% होता है 69750, 69750, और वर्किंग कैपिटल 6,51,000। तो आप इसको फटाफट से कर लीजिए कंप्लीट। ओके, अब हम यहां पर देखेंगे थर्ड टाइप के क्वेश्चन। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में दे रखा होता है जब एक बिजनेस जो न्यूली स्टार्ट हुआ है उसको जब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? न्यूली स्टार्टेड बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमें थर्ड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन है 11th और 12th। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा। आपको वैसे ही करना है, जहां पर भी आपको दे रखा हो कि ये न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है और आपको वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है, तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि ये वर्किंग नोट बनाकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको उस क्वेश्चन को वैसे ही वर्किंग नोट बना के सॉल्व करना है। क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसमें ये सबसे अच्छे क्वेश्चन है, मतलब थोड़े से क्वेश्चन मतलब थोड़े भारी क्वेश्चन है, बट आपको मैं जो तरीका बताऊंगा अगर आप उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बिल्कुल इजी तरीके से आप, मतलब वो कहते हैं ना पतली गली में से निकल जाएंगे, वो वाली बात हो जाएगी। आप आराम से क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझना है कि मैं क्या क्या स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, जहां पर भी आपको दे रखा हो न्यूली स्टार्टेड बिजनेस, मतलब बिजनेस का ये फर्स्ट ईयर है वहां पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है मई 2018 के अटेम्प्ट में। Day Limited, a newly formed company, has applied to the private bank for the first time for financing its working capital requirement। देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यूली फॉर्म्ड कंपनी लिखा हुआ है ना, न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। न्यूली फॉर्म्ड कंपनी का मतलब नया बिजनेस है, फर्स्ट ईयर है बिजनेस का, और हमें वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल अबाउट द प्रोजेक्शंस फॉर द करंट ईयर, मतलब करंट ईयर में हमारा कितना काम होगा, कितना बिजनेस होगा, क्या एक्टिविटी होगी, उसकी डिटेल हमें दे रखी है। प्रोडक्शन करेंगे 31,200 कंप्लीटेड यूनिट, मतलब 31,200 यूनिट को तो एकदम कंप्लीट बनाएंगे, फिनिश करेंगे, और 12,000 यूनिट WIP में भी होगी एट द एंड ऑफ द ईयर। रॉ मेटेरियल की कॉस्ट 40 पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेज 15 पर यूनिट, ओवरहेड 40 पर यूनिट, जिसमें 10 रुपए डेप्रीसिएशन के शामिल है, तो 40 में से 10 हटा देंगे,
इसका मतलब अगर डेप्रिसिएशन हटा दिया जाए तो ओवरहेड हो जाएंगे 30 रुपीज पर यूनिट। सेलिंग प्राइस 130 पर यूनिट। रॉ मटेरियल की कॉस्ट 30 डेज कंजम्पशन के बराबर है। वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक में 100% मटेरियल है और कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब लेबर और ओवरहेड 50% है। फिनिश गुड्स का स्टॉक 24,000 यूनिट है। ये जो फिनिश गुड्स का स्टॉक बचा है, देखो बिजनेस का पहला साल है तो ओपनिंग स्टॉक तो होगा ही नहीं, ओपनिंग स्टॉक जीरो क्योंकि फर्स्ट ईयर है। तो हमने प्रोडक्शन कितना करेंगे, 31,200 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। तो ये जो 24,000 यूनिट का स्टॉक दे रखा है फिनिश गुड्स का स्टॉक, ये इस 31,200 यूनिट्स में से ही बच जाएगा। मतलब 31,200 यूनिट कंप्लीट करेंगे, उसमें से 24,000 स्टॉक बचेगा, तो हमारी जो सेल्स की यूनिट है वो होगी 7,200 यूनिट। 31,200 बनाएंगे और 24,000 का स्टॉक बचेगा, तो 7,200 यूनिट हमारी सेल्स की यूनिट हो जाएगी। क्योंकि फर्स्ट ईयर है, ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास है ही नहीं, जीरो है ओपनिंग स्टॉक। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स 30 डेज के बराबर। क्रेडिट अलाउड टू परचेजर, परचेजर हो गए मतलब डेटर, हमारे से जो माल खरीदते हैं वो हमारे डेटर हो गए, उनको टाइम पीरियड देते हैं 60 डेज। डायरेक्ट वेजेज आउटस्टैंडिंग है 15 डेज। Expected cash balance rupees 2 lakh. Assume that production is carried on evenly throughout the year 360 days and wages and overhead accrue similarly. All sales are on credit basis. You are required to calculate the net working capital requirement on cash cost basis. चलिए सबसे पहले तो हम बनाते हैं यहां पर वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या वर्किंग नोट बनाना है, हमारी प्रोडक्शन की यूनिट कितनी है, प्रोडक्शन की यूनिट फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का कितना प्रोडक्शन करेंगे 31,200, करेक्ट। इसमें से फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना बचेगा, फिनिश गुड्स का स्टॉक बचेगा 24,000। इट मीन्स हमें मिल जाएगी सेल्स की यूनिट, सेल्स यूनिट 7,200। फिर हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2, हमारे एक साल के एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कौन कौन सा है, एक तो एक्सपेंडिचर है मटेरियल का, दूसरा एक्सपेंडिचर है वेजेज का, तीसरा एक्सपेंसेस है ओवरहेड का। ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, और यहाँ कर देते हैं टोटल। अच्छा खर्चा कहाँ कहाँ लग रहा है, हमारा जो खर्चा लग रहा है वो फिनिश गुड्स को बनाने में लग रहा है। फिनिश गुड्स की कितनी यूनिट बना रहे हैं, 31,200 यूनिट्स बना रहे हैं, तो 31,200 यूनिट्स को बनाने में खर्चा लग रहा है। और WIP की यूनिट भी होगी 12,000, उसको बनाने में भी एक्सपेंडिचर लगेगा। अच्छा 31,200 यूनिट जो बनाएंगे उसी में से 24,000 का हमारा स्टॉक बच जाएगा। तो 31,200 यूनिट को बनाने की क्या क्या कॉस्ट लगेगी, 31,200 यूनिट फिनिश्ड है मतलब 100% कंप्लीट है। मटेरियल की कॉस्ट आती है 40 रुपीज पर यूनिट, तो 31,200 मल्टीप्लाई बाय 40, इट इज 12,48,000। 1248 मटेरियल की कॉस्ट होगी फिनिश गुड्स 31,200 यूनिट्स बनाने की कॉस्ट। फिर 31,200 यूनिट बनाने में लेबर की कॉस्ट इंटू 15, 4,68,000 लेबर की कॉस्ट आएगी। और ओवरहेड की कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 31,200 मल्टीप्लाई बाय 30, डेप्रिसिएशन को हटा के ले रहा हूं मैं, 9,36,000। तो 31,200 यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी है टोटल, 1248 मटेरियल प्लस 468 लेबर प्लस 936 ओवरहेड, 26,52,000 की कॉस्ट आती है 31,200 यूनिट्स बनाने की कॉस्ट। अब WIP की जो 12,000 यूनिट बनाएंगे उसकी कॉस्ट क्या होगी, 12,000 इंटू 40, मटेरियल तो पूरा है मतलब 4,80,000 का मटेरियल, लेबर आधी है 15 रुपीज का आधा करेंगे तो 7.5, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5 इट इज 90,000। फिर ओवरहेड 12,000 इंटू डेप्रिसिएशन को हटा के ओवरहेड कितना होता है 30, 30 का आधा करोगे तो हो जाएगा 15, इट इज 1,80,000, 1,80,000। तो 4,80,000 मटेरियल लगेगा उसमें, 90,000 की लेबर और 1,80,000 का ओवरहेड, 7,50,000 WIP को बनाने की कॉस्ट लगेगी।
अब हमारा टोटल मटेरियल की कॉस्ट कितना, मटेरियल की कॉस्ट 1248 31,200 यूनिट्स बनाने में और 480 WIP को बनाने में मटेरियल की कॉस्ट 17,28,000। लेबर की कॉस्ट 468 प्लस 90,000 5,58,000। ओवरहेड की कॉस्ट 9,36,000 प्लस 1,80,000 इक्वल्स टू 11,16,000 और टोटल कॉस्ट 26,52,000 प्लस 7,50,000 इक्वल्स टू 34,02,000। ओके, ये वर्किंग नोट बना दिया, मतलब आपने एक साल के एक्सपेंडिचर पता कर लिए। अब हमारा बनेगा वर्किंग नोट नंबर 3 और वो हम बनाएंगे कॉस्ट स्टेटमेंट। कॉस्ट स्टेटमेंट आपको बनाना आता है, कहाँ बनाया हमने, जब हमने ऑपरेटिंग साइकिल मेथड पढ़ा था तब हमने कॉस्ट स्टेटमेंट बनाया था। तो अब आपको बनाना है कॉस्ट स्टेटमेंट। ओपनिंग स्टॉक ध्यान रखना जीरो है, किसी का भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ना तो रॉ मटेरियल का, ना WIP का और ना ही फिनिश गुड्स का। ओपनिंग स्टॉक सबके जीरो है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और अभी हमने वर्किंग नोट नंबर सेकंड में रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट की है 17,28,000। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। इसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेज और हमें यहाँ डायरेक्ट वेजेज की कॉस्ट भी हमने कैलकुलेट की 558 5,58,000 हमारे डायरेक्ट वेजेज की कॉस्ट। उसके बाद में ओवरहेड, हमारे ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड 11,16,000 हमारे फैक्ट्री ओवरहेड। इन तीनों को अब हम जोड़ेंगे तो आएगा 34,02,000। इसमें हम क्या करते हैं, ओपनिंग WIP स्टॉक को ऐड करते हैं, क्लोजिंग WIP स्टॉक को लेस करते हैं। ओपनिंग तो है नहीं, क्लोजिंग है, तो यहाँ करेंगे लेस क्लोजिंग WIP स्टॉक और इसका वैल्यूएशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं, देखिए ये आपका क्लोजिंग WIP स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया, जिसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों इंक्लूड करके 7,50,000। तो यहाँ हम लिखेंगे 7,50,000 क्लोजिंग WIP का स्टॉक। ये माइनस करेंगे तो हमें मिलेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिलेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 34,02,000 में से 750 माइनस करोगे तो 26,52,000। इसमें हम ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स ऐड करते हैं, जो कि है नहीं क्योंकि न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है, और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है 26,52,000 है, ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है। और हमने कितनी यूनिट का प्रोडक्शन किया, हमने 31,200 यूनिट का प्रोडक्शन किया। 31,200 यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आती है 26,52,000। इस 31,200 यूनिट में से हमारा स्टॉक कितना बच गया, हमारा स्टॉक बच गया 24,000 यूनिट स्टॉक में बच गई। तो 26,52,000 ये कॉस्ट है 31,200 यूनिट की, तो 24,000 यूनिट की कॉस्ट होगी 20,40,000। तो पता है हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो यूनिट हम बेच रहे हैं, हम जो यूनिट बेच रहे हैं, कितनी यूनिट बेच रहे हैं, 7,200 यूनिट बेच रहे हैं, उसकी कॉस्ट आ जाएगी 26,52,000 माइनस 20,40,000, 6,12,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस है ही नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं सेल्स। सेल्स हम कर रहे हैं 7,200 यूनिट और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है 130 रुपीज़। तो 7,200 यूनिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 130 से, 7,200 मल्टीप्लाई बाय 130 इट इज़ 9,36,000। तो हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट भी है, नेट प्रॉफिट भी है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही टोटल कॉस्ट है यहाँ पे। तो 936 माइनस 6,12,000, 936 माइनस 6,12,000, 324। हमने डेप्रीसिएशन को इसमें इंक्लूड ही नहीं किया, मतलब ये एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन स्टेटमेंट बना है और टोटल कॉस्ट में डेप्रीसिएशन है ही नहीं, हमने डेप्रीसिएशन को हटा के ही कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाया, ठीक है।
तो ये नेट प्रॉफिट भी वो नेट प्रॉफिट है जो कैश नेट प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट हमें कैश में रियलाइज होता है, ये वो नेट प्रॉफिट है। चलिए अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कभी भी न्यूली फॉर्म्ड बिजनेस के लिए आपको रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है तो आप इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे। पहले तो आप प्रोडक्शन की यूनिट, सेल्स की यूनिट ये पता करोगे, उसके बाद में आप एक साल में टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा वो पता करोगे और फिर कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओगे। मैं आपको बता दूं, ऐसा करने से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और अभी तक हमने कुछ टेक्निकल कैलकुलेशन नहीं करी है। आप यहाँ से आराम से क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जो बताया वैसे ही चलना जब भी आपका न्यूली स्टार्टेड बिजनेस का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं करंट एसेट को। करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना है? रॉ मटेरियल का स्टॉक हमें यहां दे रखा है 30 डेज कंजम्पशन, और हमारा रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना है? 17,28,000। रॉ मटेरियल की कॉस्ट 17,28,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 30। 17,28,000 डिवाइड बाय 360 इंटू 30 इक्वल्स टू 1,44,000 रॉ मटेरियल का स्टॉक। WIP का स्टॉक, और WIP स्टॉक हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जब हमने ये स्टेटमेंट बनाया। उसमें WIP स्टॉक आ गया 7,50,000। फिनिश गुड्स का स्टॉक भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जब हमने ये स्टेटमेंट बनाया। तो देखिए फिनिश गुड्स का स्टॉक निकाला 20,40,000। तो 20,40,000 हमारा फिनिश गुड्स का स्टॉक। अब हम कैलकुलेट करते हैं डेटर्स, सेल्स माइनस नेट प्रॉफिट। अच्छा, हमने टोटल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन लिया ही नहीं, है ना। डेटर्स, यहाँ पर डेटर्स कैसे होंगे? यहाँ लिखा हुआ है 60 डेज की क्रेडिट देते हैं, तो हम यहाँ पर निकालते हैं सेल्स माइनस नेट प्रॉफिट 6,12,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 60। 6,12,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल्स टू 1,02,000 के डेटर के बाद में यहाँ लिखते हैं कैश बैलेंस। कैश बैलेंस हमें यहाँ दे रखा है 2 लाख रुपए। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है। तो ये हमारी टोटल करंट एसेट्स आ जाएगी। टोटल 1,44,000 का हमारा रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया, 7,50,000 हमारा WIP का स्टॉक हो गया, 20,40,000 हमारा फिनिश गुड्स का स्टॉक हो गया, 1,02,000 के हमारे डेटर हो गए, और 2 लाख हमारा कैश बैलेंस हो गया। 32,36,000 32,36 हमारी करंट एसेट्स की टोटल। नाउ करंट लाइबिलिटीज, और यहाँ पर एक बहुत सॉलिड पॉइंट है, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझना करंट लाइबिलिटी में, और वो पॉइंट है क्रेडिटर्स में। क्रेडिटर्स, देखिए क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन किस पे होती है? क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन होती है रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे, ठीक है। रॉ मटेरियल, एक होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, एक होता है रॉ मटेरियल परचेज। क्रेडिटर की जो कैलकुलेशन होती है ना, वो रॉ मटेरियल परचेज पे होती है। किस पे होती है? रॉ मटेरियल परचेज। मगर अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम पे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं। क्या एज्यूम कर रहे हैं? कि जो हमारा परचेज है वही हमारा कंजम्पशन है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कंजम्पशन इज इक्वल टू परचेज। कंजम्पशन इज इक्वल टू परचेज, मतलब जितना कंज्यूम करना है उतना ही खरीदना है, जितना हमें कंज्यूम करना है उतना ही खरीदना है। बट जो न्यूली स्टार्टेड बिजनेस होता है उसमें जितना कंज्यूम करना है उतना नहीं खरीदना है, उससे ज्यादा खरीदना है। ज्यादा क्यों? देखिए हमें कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है? हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है 17,28,000 का, इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है, मतलब काम में लेना है। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि ईयर एंड होने पर हमारा रॉ मटेरियल का स्टॉक बचे कितने रुपए का? 1,44,000 का। ये कहाँ से आएगा? मतलब ये रॉ मटेरियल का स्टॉक 144 कहाँ से आएगा? देखिए ये न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, ओपनिंग स्टॉक तो जीरो है।
तो ओपनिंग स्टॉक जब जीरो है तो ये जो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक हमने कैलकुलेट किया 144, ये भी तो खरीदना पड़ेगा, नहीं तो आएगा कहां से। मतलब फर्स्ट ईयर जब बिजनेस का होता है, जब बिजनेस का पहला साल होता है, उसमें रॉ मटेरियल परचेज इक्वल्स टू कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक। वैसे परचेज कैसे आता है, कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब बिजनेस का फर्स्ट ईयर है तो ओपनिंग स्टॉक तो जीरो होगा, इसका मतलब ये है कि कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू परचेज। तो हमें यहाँ पर जहां न्यूली स्टार्टेड बिजनेस आता है वहां रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड करना पड़ेगा और फिर हमें क्रेडिटर की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर ये न्यूली फॉर्म बिजनेस क्वेश्चन नहीं होता, फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस नहीं होता, तो हम रॉ मटेरियल कंज्यूम पे ही क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन कर देते हैं, क्योंकि वहां पर अगर क्लोजिंग रखना है तो ओपनिंग भी तो होगा, और क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों है तो फिर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू परचेज। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन करने के लिए जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 17,28,000, 17,28,000 में रॉ मटेरियल का जो स्टॉक आपने करंट एसेट्स में सबसे पहले कैलकुलेट किया उसको ऐड करना पड़ेगा 144। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 144 जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है उसको ऐड करना पड़ेगा, फिर क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और क्रेडिटर्स इज इक्वल टू 30 डेज, 30 डेज के बराबर है। तो इसमें डिवाइड करेंगे 360 का, मल्टीप्लाई करेंगे 30 का। ये आपको केवल और केवल रॉ मटेरियल मतलब क्रेडिटर्स के लिए ही ऐसा करना है, बाकी किसी और के लिए नहीं। प्लस 144 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 30, और ये भी केवल न्यूली स्टार्टेड बिजनेस में, मतलब बिजनेस का जब फर्स्ट ईयर होता है तो ही ऐसा करना है। अगर ये फर्स्ट ईयर का नहीं होता तो हम केवल और केवल रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे ही क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन करते, ठीक है। चलिए, इसके बाद में हमें आउटस्टैंडिंग वेजेज को कैलकुलेट करना है। वेजेज या आउटस्टैंडिंग दे रखी है, वेजेज आपको आउटस्टैंडिंग दे रखी है 15 डेज, और वेजेज की कॉस्ट कितनी, वेजेज की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की कॉस्ट स्टेटमेंट में 558, तो 5,58,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 15, 5,58,000 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू 23,250, और इसके अलावा कोई करंट लायबिलिटी नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन में सेफ्टी मार्जिन भी नहीं है, तो 1,56,000 प्लस 23,250, तो ये आपकी करंट लायबिलिटी आ जाएगी 179,250, और इससे हमें क्या मिल जाएगी, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी विच इज 30,56,750। आप इसको कर लीजिए कंप्लीट। ओके, अब हम करेंगे इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी न्यूली स्टार्टेड बिजनेस का है। दो चीज़ें आपको, मतलब आपको एक तो वर्किंग नोट ध्यान रखना है कि पहले मुझे कौन सा वर्किंग नोट बनाना है, प्रोडक्शन के यूनिट, सेल्स के यूनिट, वो पता करना है। दूसरा, आपको एक साल के एक्सपेंडिचर कौन कौन से कितने होंगे वो पता करना है। फिर थर्ड नंबर पे आपको कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है, फिर स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल। और जब क्रेडिटर की कैलकुलेशन कर रहे हो तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में आपको रॉ मटेरियल के स्टॉक को ऐड करके फिर क्रेडिटर की कैलकुलेशन करनी है। ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जब भी न्यूली स्टार्टेड बिजनेस का क्वेश्चन आता है तब, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन नंबर 12 नवंबर 2008 के एग्जाम पेपर में आ चुका है। MN Limited is commencing a new project for manufacture of electric toys. The following cost information has been ascertained for annual production of 60,000 units at full capacity. मतलब ये जो आपको पर यूनिट कॉस्ट की डिटेल दे रखी है वो 60,000 यूनिट पर दे रखी है। रॉ मटेरियल पर यूनिट 20, लेबर पर यूनिट 15, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में वेरिएबल 15 और फिक्स्ड 10। उसके बाद में सेलिंग ओवरहेड भी दे रखे हैं जिसमें वेरिएबल 3 और फिक्स्ड 1। ये जो वेरिएबल खर्चे होते हैं ना, जैसे मटेरियल
वेरिएबल होता है, लेबर वेरिएबल होता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में वेरिएबल है। ये वेरिएबल जो खर्चे हैं रॉ मटेरियल का, लेबर का और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का, ये प्रोडक्शन की यूनिट से मल्टीप्लाई होते हैं। जो वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है, ये प्रोडक्शन की यूनिट से। अच्छा, जो सेलिंग ओवरहेड में वेरिएबल है वो सेल्स की यूनिट से मल्टीप्लाई होंगे। मगर ये जो फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं, जैसे इसमें दे रखे हैं 10 रुपए और ये 1 रुपए, ये 60,000 यूनिट से मल्टीप्लाई होंगे। मतलब फिक्स्ड ओवरहेड अगर आपको पर यूनिट दे रखे हैं, तो ये जितनी यूनिट पर आपको पर यूनिट दे रखे हैं उसी यूनिट से मल्टीप्लाई होंगे। जब मतलब ये जो पर यूनिट दे रखा है 10 रुपए, ये 60,000 यूनिट पे दे रखा है, तो ये 60,000 यूनिट से मल्टीप्लाई होगा। प्रोडक्शन की यूनिट सेल्स की यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं होगा। समझ गया? तो ये पर फिक्स्ड ओवरहेड जो भी पर यूनिट जितनी यूनिट पे दे रखे होते हैं उसी यूनिट से मल्टीप्लाई होते हैं। हम अगर वेरिएबल जो प्रोडक्शन की यूनिट से मल्टीप्लाई होंगे, या सेलिंग ओवरहेड जो वेरिएबल है वो सेल्स की यूनिट से मल्टीप्लाई होंगे। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, फर्स्ट ईयर ऑपरेशन का प्रोडक्शन यूनिट 40,000, सेल्स यूनिट 35, मतलब 40,000 बनाएंगे, 35,000 उसमें से बेच देंगे, तो 5,000 यूनिट का होगा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का। WIP इसमें है ही नहीं। टू असेस द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। रॉ मटेरियल का स्टॉक 3 मंथ, डेटर्स 1.5 मंथ, क्रेडिटर 4 मंथ, आउटस्टैंडिंग वेजेज 1 मंथ, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। अब यहाँ ओवरहेड दो है, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग, तो दोनों ही ओवरहेड हाफ मंथ के आउटस्टैंडिंग लेना है। कैश और बैंक का बैलेंस 60,000। प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी एट द रेट ऑफ 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन। You are required to prepare a projected statement of working capital requirement for the first year of operation. Debtors are taken at cost. तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। प्रोडक्शन की यूनिट कितनी? प्रोडक्शन की यूनिट हमें दे रखी है 40,000। सेल्स की यूनिट कितनी? सेल्स की यूनिट हमें दे रखी है 35,000। तो 40,000 में से 35,000 बेच देंगे, मतलब फिनिश गुड्स स्टॉक 5,000 यूनिट का स्टॉक बचेगा फिनिश गुड्स का। वर्किंग नोट नंबर 2, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी 1 साल की। अब हम सारे एक्सपेंडिचर पता करते हैं 1 साल के। आपकी प्रोडक्शन की यूनिट कितनी है? 40,000, और रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट आपकी होती है 20 रुपीज, तो आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगेगी 8 लाख। इसके बाद में लेबर की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट भी प्रोडक्शन की यूनिट से लगती है। 40,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट 15, तो लेबर की कॉस्ट 6 लाख रुपीज। ये मटेरियल और लेबर की कॉस्ट तो निकाल दी। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इसमें वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है। सबसे पहले तो वेरिएबल, प्रोडक्शन की यूनिट कितनी है? 40,000, और वेरिएबल पर यूनिट कितना है? वेरिएबल पर यूनिट है 15, तो 40,000 इंटू 15 ये हो गया आपका 6 लाख। फिर फिक्स्ड, फिक्स जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है जो कि आपको दे रखा है 10 रुपए पर यूनिट, और ये पर यूनिट जो दे रखा है वो 60,000 यूनिट पे दे रखा है, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 ये हो गया 6 लाख। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की टोटल हो गई 12 लाख रुपए। अब हम एक और कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड, इसमें भी वेरिएबल है और फिक्स्ड है। वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल कितना है? वेरिएबल आपको दे रखा है 3 रुपीज पर यूनिट, तो जितनी यूनिट आप सेल करोगे उस पे 3 रुपए पर यूनिट। तो जितनी यूनिट आपने सेल की कितनी? 35,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 1,05,000। और फिक्स्ड आपको दे रखा है यहाँ पर 1 रुपए पर यूनिट, तो ये जो पर यूनिट दे रखा है फिक्स्ड, ये 60,000 यूनिट पे दे रखा है। मतलब आपको ध्यान रखना है जो भी फिक्स्ड है वो जितनी यूनिट पे दे रखा होता है उसी से मल्टीप्लाई होता है, उसका प्रोडक्शन की यूनिट और सेल्स की यूनिट से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, खर्चे पता कर लिए। अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3, और इसमें हम बनाएंगे कॉस्ट स्टेटमेंट। क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे कॉस्ट का स्टेटमेंट। कॉस्ट स्टेटमेंट में हम सबसे पहले लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड,
रॉ मटेरियल की कॉस्ट अभी हमने कैलकुलेट की 8 लाख रुपीस, 8 लाख। लेबर की कॉस्ट अभी हमने कैलकुलेट की 6 लाख रुपीस, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमने वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों मिलाकर कैलकुलेट किए 12 लाख रुपीस। तो ये हमें अगर इसकी तीनों की टोटल करते हैं तो ये मिलते हैं 26 लाख। WIP का स्टॉक है नहीं, तो ये हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गई। क्या मिल गई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐड करेंगे हम ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, जो कि है नहीं, फर्स्ट ईयर है बिजनेस का। इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स कैसे करेंगे? 26 लाख ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और कितनी यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं? 40,000। 40,000 में से स्टॉक कितना बचेगा? 5,000। 40,000 में से 35 बेच देंगे, 5,000 स्टॉक बचेगा। तो 26 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 5,000, ये आपका स्टॉक का वैल्यूएशन होगा 3,25,000। तो आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 22,75,000। हम इसमें ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड, और हमें सेलिंग ओवरहेड कितने दे रखे हैं? सेलिंग ओवरहेड हमें दे रखे हैं 165। 1,65,000 के सेलिंग ओवरहेड ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? हमें मिल जाएगी टोटल कॉस्ट 22,75,000 प्लस 1,65,000, तो हमें टोटल कॉस्ट मिलेगी 24,40,000। फिर हम लिखेंगे सेल्स, तो हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। कितनी यूनिट सेल कर रहे हैं? 35,000। क्या रेट पर सेल कर रहे हैं? 400 रुपये पर सेल कर रहे हैं। तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 400, 40 रुपीज़ पे सेल कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस इज 80 रुपीज़, सॉरी 80 रुपीज़ पर सेल कर रहे हैं। तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 80, 28 लाख। 28 लाख आपकी सेल्स हो जाएगी, और आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा 3,60,000 का। और अब कैलकुलेट करते हैं वर्किंग कैपिटल को। फिक्स स्टेप है, कुछ आगे पीछे नहीं करना है आपको, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलोगे, बिल्कुल आराम से आपका आंसर मिल जाएगा। स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले रॉ मटेरियल का स्टॉक। रॉ मटेरियल का स्टॉक का टाइम पीरियड क्या दे रखा है? रॉ मटेरियल स्टॉक का आपको टाइम पीरियड दे रखा है, इट इज इक्वल टू 3 मंथ कंजम्पशन, और 1 साल का रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 8 लाख। तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 लाख। WIP स्टॉक है ही नहीं। फिनिश गुड्स का स्टॉक हम ऑलरेडी स्टेटमेंट में कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज 325। फिनिश गुड्स का स्टॉक 3,25,000। नाउ डेटर्स। सेल्स माइनस नेट प्रॉफिट, उस पर हम कैलकुलेशन करेंगे। सेल्स हमारी है 28 लाख, नेट प्रॉफिट माइनस करेंगे तो टोटल कॉस्ट 24,40,000। इसमें डेप्रीशिएशन है नहीं। 24,40,000 डिवाइड बाय 12 इंटू डेटर्स में टाइम पीरियड दे रखा है 1.5 मंथ, मल्टीप्लाई बाय 1.5। 24,40,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1.5 इक्वल्स टू 30 लाख, सॉरी 3,05,000। 3,05,000 कैश। कैश बैलेंस हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज 60,000। 60,000 का आपका कैश बैलेंस, और ये हमारा करंट एसेट्स की टोटल आ जाएगी। टोटल ए 2 लाख प्लस 3,25,000 प्लस 3,05,000
और प्लस 60,000, इट इज 8,90,000। फिर हम लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमें यहां दे रखे हैं, इट इज इक्वल टू 4 मंथ। अब क्रेडिटर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 लाख रॉ मटेरियल की कॉस्ट, इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक विच इज 2 लाख, ये 2 लाख रुपए का स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 3,33,333। आपको ध्यान रखना है न्यूली स्टार्टेड बिजनेस में रॉ मटेरियल की कॉस्ट में आपको रॉ मटेरियल का स्टॉक ऐड करके फिर ही क्रेडिटर की कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग वेजेज, वेजेज आउटस्टैंडिंग हमें दे रखा है विच इज इक्वल टू 1 मंथ, तो वेजेज की कॉस्ट कितनी है 6 लाख, 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इट इज 50,000 और लास्ट में आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। अच्छा ओवरहेड दो है तो दोनों को मिलाकर हम आउटस्टैंडिंग एक साथ ही ले लेते हैं, अलग अलग भी ले सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड दोनों हाफ मंथ के आउटस्टैंडिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने 12 लाख और सेलिंग ओवरहेड कितने 165, दोनों मिला के कितने होते हैं 13,65,000, 13,65,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.5, 1365 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 56,875। अलग अलग भी कर सकते हो, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, आउटस्टैंडिंग सेलिंग ओवरहेड, ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगी, करंट लायबिलिटी की टोटल मिल जाएगी 333,333 प्लस 50,000 प्लस 56,875, 440,208। फिर वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी कितना आ जाएगा 440,208 और ये है 8,90,000, 449792, 449792 वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। इसमें हम ऐड करेंगे सेफ्टी मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन। अब सेफ्टी मार्जिन कितना यहां पर समझना, क्योंकि इसमें अच्छा पॉइंट है। यहां दे रखा है कि जो सेफ्टी मार्जिन है वो 10% है। हम जनरली क्या करते हैं, जो ए माइनस बी आप निकालते हो उसी का 10% सेफ्टी मार्जिन निकाल लेते हैं, बट यहां आगे लिखा हुआ है 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन। मतलब इस प्रोविजन मतलब ये जो सेफ्टी मार्जिन है इसको ऐड करने के बाद जो वर्किंग कैपिटल का आपको अमाउंट मिलेगा उसका 10% हमारा सेफ्टी मार्जिन होगा। मतलब ये जो सेफ्टी मार्जिन है, ये जो आप सेफ्टी मार्जिन करोगे, यहां जो सेफ्टी मार्जिन आएगा, ये जो सेफ्टी मार्जिन ऐड करने के बाद यहां जो अमाउंट आएगा यहां पे, यहां इसका 10% ये होगा, समझे आप। मतलब 10% इस 449,792 का नहीं, 449,792 में प्रोविजन ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा फाइनल अमाउंट उसका 10% प्रोविजन होगा। इसका मतलब है अगर मैं ये मानूं कि ये 100 है, अगर इसको मैं 100 मान लेता हूं तो इसका ये 10 हो गया, 10%, इसमें 10% ही है ना, इसमें आपको 10% है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 100 मान लेता हूं तो ये 10 होता है, तो ये 90 के बराबर हो गया। मतलब ये जो 449,792 है ये 90 के बराबर है, तो सेफ्टी मार्जिन 10 के बराबर हो गया। 449,792 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 10, ये होता है 499,777, 4,49,792 प्लस 49977, ये होता है 4,99,769। अब आप चेक कर सकते हो ये जो आपने वर्किंग कैपिटल का फाइनल अमाउंट निकाला है इसका क्या 10% प्रोविजन होता है, बिल्कुल हो रहा है। देखो 499,769 का 10% 49977,
मतलब ये आपका बराबर रिकंसाइल हो गया कि जो प्रोविजन ऐड करने के बाद जो आपको वर्किंग कैपिटल का अमाउंट मिला उसका 10% आपका प्रोविजन है। ठीक है, अगर ये नहीं लिखा हुआ होता, केवल ये लिखा होता प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी 10%, तो हम 10% किसका लेते, ये जो 449792 है इसी का 10% हम सेफ्टी मार्जिन कैलकुलेट करके फाइनल आंसर निकाल लेते। बट यहाँ लिखा हुआ है कि 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन। तो आपको लास्ट वाले को 100 मानोगे तो प्रोविजन 10 हो जाएगा, तो ये जो अमाउंट ए माइनस बी निकाला है ये 90 के बराबर हो गया। तो 449,792 90 के बराबर है, तो प्रोविजन 10 के बराबर है, तो आपने 90 का डिवाइड किया, 10 का मल्टीप्लाई किया, तो इससे प्रोविजन आ गया। फिर आप चेक भी कर लेना कि ये जो फाइनल अमाउंट निकाला है क्या इसका 10% ये है, मतलब चेक हो गया कि हमने सही कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड खत्म हो गया और ये इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, विच इज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। इस चैप्टर का पहला टॉपिक एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल है, वो हमने कंप्लीट किया। अब हम करेंगे इसके बाद इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिसीवेबल मैनेजमेंट, मतलब डेटर मैनेजमेंट। फिर इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक आएगा दैट इज फैक्टरिंग, और चौथा टॉपिक आएगा दैट इज कैश मैनेजमेंट। तो अगली क्लास में हम रिसीवेबल मैनेजमेंट मतलब जो डेटर मैनेजमेंट है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर फैक्टरिंग का नंबर आएगा और उसके बाद कैश मैनेजमेंट। तो अगले कुछ 2-3 क्लास में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, टेक केयर।